हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान का विकास के इतिहास के बारे में कि कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ, किस क्रम में ये विकास हुआ, कैसे कैसे कौन से चार्टर एक्ट लाए गए, कंपनी के हाथों में कब तक शासन रहा, कब क्राउन के हाथों में शासन चला गया। इन्हीं सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। कौन कौन से एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए, कितने प्रावधान परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं सारे बिंदुओं पर हम बात करना चाहते हैं। तो देखिएगा, भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को हम दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। भारत का जो संवैधानिक विकास का इतिहास है उसे हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत कैसा विकास हुआ भारतीय संविधान का। तो देखते हैं इसको। आगे कहा गया कि जिस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कानून, आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती थी। जब उसने स्वयं भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया, तब भी उसने भारत के शासन के लिए विभिन्न कानून बनाए। उन सभी आदेश पत्रों और कानूनों को हम भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में शामिल करते हैं। जैसे 1600 का चार्टर एक्ट। 1600 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किया गया, उन बिंदुओं को हम जानते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है। 1600 का चार्टर एक्ट। भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। यह कार्य एक राजलेख के माध्यम से किया गया। राजलेख के माध्यम से किया गया, जिसे सन 1600 का राजलेख कहा गया। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो 1600 के चार्टर एक्ट के तहत की गई। आगे देखिए, कहा गया कि इसके माध्यम से 1600 का जो चार्टर एक्ट है, इसके माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, जिसमें गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। इस परिषद और 24 सदस्यों को गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि इस समय महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। किस एक्ट के तहत? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इस वीडियो का, वो ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए भाई? तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कंपनी के कार्यों को भारत और ब्रिटेन दोनों जगह नियंत्रित करना था। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु दो संस्थाएं थी। वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। तो पहली संस्था है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरी संस्था है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। तो इन दोनों संस्थाओं के बारे में जानते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, इसमें कार्यपालिका के 24 डायरेक्टर होते थे। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्य कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक थे। अर्थात जो सदस्य 1000 पाउंड का शेयर खरीदते थे, वही सदस्य कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में होते थे। इस एक्ट के पहले कंपनी के शेयर धारक 500 पाउंड के शेयर धारक होते थे। अर्थात इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जो 500 पाउंड के शेयर धारक होते थे, वो भी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्य होते थे। लेकिन इसमें शेयर धारक की वैल्यू बढ़ाई गई, शेयर की वैल्यू 1000 पाउंड कर दी गई। आगे देखिए, इसमें कहा गया कि इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यावधि बढ़ाकर 1 से 4 वर्ष कर दी गई तथा कुल सदस्य संख्या जो कि 24 थी के 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। तो ये सारे प्रावधान तो ब्रिटेन के पक्ष में किए गए, कंपनी के पक्ष में किए गए। भारतीय पक्ष में क्या प्रावधान किए गए उसको जानते हैं। तो इस एक्ट के तहत भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए। जैसे इस एक्ट के तहत मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस एक्ट के तहत मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो याद रखें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत शासन की समस्त शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास और उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया।
अगला पॉइंट इसका ये है कि इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन था गवर्नर जनरल, तो कौन होगा, वारेन हेस्टिंग्स था। तथा 4 अन्य सदस्य फिलिप फ्रांसिस, मॉनसन, वारवेल एवं क्लेवरिंग थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 4 और सदस्य कौन कौन से थे, तो याद रखना फिलिप फ्रांसिस, मॉनसन, वारवेल और क्लेवरिंग। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि इस अधिनियम के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड थे। तो ये तीनों न्यायाधीशों के नाम भी याद रखना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सर एलिजा इम्पे इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसको याद रखना। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, फिर भी आप याद रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। यह अधिनियम भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज है। अर्थात आप जानते हैं कि 1858 में कंपनी से शासन का अधिकार छीनकर क्राउन को दे दिया गया। तो क्राउन के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट अर्थात 1784 का एक्ट। इस एक्ट की प्रमुख विशेषता यह है कि इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलाप को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रखा गया तथा राजनीतिक क्रियाकलाप को इंग्लैंड में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास रखा गया। तो इसे आप याद रखेंगे। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया, तो कौन सा एक्ट होगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष जो होते थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है इसका, ये देखिएगा। इसका अगला पॉइंट ये है कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। जो अभी तक 4 सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या अब 3 कर दी गई। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सारी बातें आप याद रखें, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। 1786 का अधिनियम या एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 4 सदस्य पहले होते थे 73 के एक्ट के तहत। 84 में आपने देखा कि सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। तो इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद जो 3 सदस्य हैं के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्रदान की गई। तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियाँ प्रदान की गई, तो कौन सा गवर्नर जनरल है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया, 1786 के अधिनियम या एक्ट के तहत। अगला एक्ट देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, इस एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे, उसके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1793। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसके बारे में देखते हैं। इस एक्ट की प्रमुख विशेषता यह रही कि इस एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। तो ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। दूसरा पॉइंट ये है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु कंपनी का चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। चीन और चाय के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कौन सा एकाधिकार बचा रहा,
चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। अगला महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस एक्ट का, वो ये है कि इस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट ये है इस एक्ट का कि इस एक्ट के माध्यम से 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा सती प्रथा का अंत शारदा एक्ट के माध्यम से किया गया। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बने हैं। अगला चार्टर एक्ट देखते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अतः भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को ही अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि कंपनी का साम्राज्य विस्तृत हो रहा था, तो इसलिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे ही अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला पॉइंट देखिए, इस एक्ट के माध्यम से लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को जोड़ा गया। तो ये पॉइंट भी अच्छा है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। अगला पॉइंट है कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन से भी। इससे पहले आपने देखा कि चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, बाकी तो पहले ही समाप्त कर दिया गया था। अगला पॉइंट ये देखिएगा, इस एक्ट के द्वारा धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश, रंग के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 5वां पॉइंट इसका ये महत्वपूर्ण है, इस एक्ट के माध्यम से ही 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी याद रखें आप। अगला एक्ट देखते हैं, वो कौन सा है? अगला एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट भारतीय शासन के इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट था। तो ये बात याद रखना, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा चार्टर एक्ट भारतीय शासन के इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट था, तो कौन सा था? 1853 का चार्टर एक्ट। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं देख लीजिए एक बार। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका को विधायिका से अलग करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत में 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो इस एक्ट के माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया। तो ये सारी बातें आप याद रखें। और क्या प्रावधान किए गए इस एक्ट के माध्यम से? इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी शुरुआत की गई। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षा का जनक चाइना को माना जाता है, अर्थात सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तहत कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी कौन उठाई? चाइना ने उठाई भाई। वहाँ पर सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुआ करते थे। इस एक्ट के माध्यम से विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। आपने देखा कि 1833 के चार्टर एक्ट में लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। तो इस एक्ट के माध्यम से विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो इन सारी बातों को याद रखें, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।